तो आज हम लोग फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टार्ट करेंगे। मोशन इन 2 डायमेंशन जो हम लोग का टॉपिक है, उसमें हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे हम लोग डील करेंगे। ये भी 2 डायमेंशन मोशन का एक एग्जाम्पल है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहेंगे हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन, the motion of particle, the motion of particle under gravity is called projectile motion, is called projectile motion। तो ग्रेविटी में जैसे एक तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन जब सर्टेन एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए हम लोग प्रोजेक्ट करें, तो जैसे कि तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे कि तुम्हारा हो गया कि कोई बॉडी है, अगर ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए हम लोग इसको ड्रॉप कर दें, इसको फेंक दें, इधर से मानते हैं यू स्पीड से थीटा एंगल बनाते हुए इसे फेंक दिया जाए, तो ये जो पार्टिकल जाएगा, जिस ढंग से ये जाएगा, यहाँ गिरेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह से गिरेगा ये पार्टिकल। तो अब बात रही कि इसका जो कि हम लोग को पढ़ना है, इसके जो कि कैलकुलेशन है, ये कितना दूर जाके गिरेगा, कितना हाइट तक जाएगा, कितना टाइम में ये जमीन पे लौट आएगा, इन सब को हम लोग कैसे पता करेंगे? तो ये जाहिर है कि ना तो ये स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है, और इधर क्यों जाते रहा, क्योंकि इधर फेंका गया, तो ये जो तुमको पार्टिकल है ग्रेविटी के कारण इधर स्टेशन इधर लगा, जो दोनों एक डायरेक्शन में नहीं था, इस कारण से इसका पाथ जो होते गया कर्व टाइप का होते चला गया। तो ये पाथ जब कर्व है, तो इसको स्टडी कैसे करेंगे हम लोग, इसको कैसे पढ़ सकते हैं? तो इसको हमने पढ़ने के लिए जैसे 2 डायमेंशन मोशन में जो कि पिछला लेक्चर था उसमें देखा होगा, रैशनल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम उसमें देख सकते हो। ऐप जो पिछला लेक्चर है उसको भी तुम लोग वॉच कर सकते हो। उसमें यह बताया गया था इस तरह के मोशन को, जो कि यहाँ पर ये वर्टिकल प्लेन XY प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन में ये हो रहा है, एक प्लेन में हो रहा है। तो प्लेनर मोशन को डील करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? 2 परपेंडिकुलर एक्सिस की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो एक इधर की तरफ को, इधर को हम लोग x डायरेक्शन ले लें, और इधर के डायरेक्शन को हम लोग क्या ले लें? y डायरेक्शन ले लें, जो वर्टिकल को, ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल में ले लिया, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई। और इसमें कंपोनेंट करके हम लोग इसके मोशन को क्या करते हैं? स्टडी कर सकते हैं। जैसे कभी भी क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर रहेगा ये ऑब्जेक्ट, तो उसमें कुछ x कोऑर्डिनेट होंगे और y कोऑर्डिनेट होंगे, उसके आधार पर हम लोग उसका पोजीशन को हम लोग डील कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। जैसे किसी भी पॉइंट पे इसका जो x डायरेक्शन में होगा, तो इसका वेलोसिटी जो तुम्हारा है, वेलोसिटी को भी 2 कंपोनेंट में लोग समझेंगे। तो वेलोसिटी जो है तुम्हारा कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का इस साइड जो कंपोनेंट होगा u का कंपोनेंट निकाले, किसी वेक्टर पॉइंट का कंपोनेंट निकाले, क्या करते हैं हम लोग? इसको cos से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि x डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में इसका x कंपोनेंट क्या होगा? जैसे कि ये वेलोसिटी है, तो x कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये थीटा है, तो इसका x कंपोनेंट निकालने के लिए इसको प्रोजेक्ट यहां से कर देंगे इस पे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा x कंपोनेंट इधर कहलाएगा, जो कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये ट्रायंगल से क्या होगा? ये u हो गया अगर इसका मॉडुलस, और ये थीटा है, तो x कंपोनेंट तुम्हारा क्या हो गया? इसका ये हो जाएगा, ये x कंपोनेंट हो गया, ux कहलाएगा, ये u का x कंपोनेंट। और ये वाला कितना हो जाएगा तुमको? ट्रायंगल से u साइन थीटा, दैट्स इट इक्वल्स टू y कंपोनेंट। तो वेलोसिटी का क्या होगा? तो वेलोसिटी जो वेक्टर हो गया, तो u वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? u कंपोनेंट x को u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा j कैप। तो ये हो गया तुम्हारा u का वैल्यू। और अब जैसे कि एस्लेशन होगा, एस्लेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? -g लिखते हैं। एस्लेशन इसमें क्या लग रहा है? एस्लेशन का कोई x कंपोनेंट नहीं होगा, तो एस्लेशन का x कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा?
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसमें इसका मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है तुमको एक्स कंपोनेंट 0 हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में होगा ये -g लगेगा, ए वाई इज इक्वल टू -g। तो अब है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है वाई डायरेक्शन में इसका वैल्यू कब 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन में निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो तुमको वाई कंपोनेंट इसका डायरेक्शन देखो, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट है या एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा ये निकालना है। तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक्स क्या होगा तुम्हारा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, अगर ये चाहे हम लोग किसी भी टाइम, तो वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में होगा तो इधर कोई एक्सेलरेशन है तो यू एक्स प्लस ए एक्स टी इन एनी टाइम, और जब एक्सेलरेशन ही 0 है तो ये तो यू कॉस थीटा है, अब प्लस क्या आ गया 0 इंटू टी, इसका तो एक्स कंपोनेंट 0 है, दैट्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में द कंपोनेंट ऑफ इज ऑलवेज, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा, कांस्टेंट हमेशा रहेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो u साइन थीटा हो गया, और ये क्या होगा तुम्हारा -gt। तो वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी हमेशा क्या होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन्स सेम, जो कि u साइन थीटा माइनस gp, ये gt टाइम के साथ ये क्या होता रहेगा, धीरे धीरे चेंज होता जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन हॉरिजॉन्टल और डिस्प्लेसमेंट की जहां तक बात है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो कितना होगा और टाइम के साथ, तो एक्स डायरेक्शन डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें तो एक्स कंपोनेंट में एक्स कंपोनेंट क्या है यू कॉस थीटा इंटू टी हो गया, और हाफ इंटू एक्सेलरेशन तो 0 है तो 0 इंटू टी स्क्वायर। तो एक्स कितना होगा तुम्हारा, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ये भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा u का y कंपोनेंट प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन जो कंपोनेंट हो जाएगा तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो सारा ये सब जो वैल्यू है तुम्हारा कभी भी x वाई डायरेक्शन के आधार पर निकाल सकते हैं हम लोग। अब जैसे कि ये सब तो कंपोनेंट हो गया, तो अब जैसे कि कुछ डिफिनेशंस के टर्म हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा तो काफी आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये जो कंपोनेंट है तो इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां पर जैसे लिख देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच ग्राउंड, इसी को कहते हैं द टाइम taken by projectile to reach ground is called time of flight, is called time of flight। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देख सकते हैं क्या होगा। ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या हो गया, पार्टिकल का वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये जो वाई डायरेक्शन ये फिर से जमीन पे लौट के आ जाए यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज 0। तो आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन is equal to 0, displacement in vertical direction equals to 0 या y equals to 0। तो ये क्या होगा y बराबर u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी, टी को कैपिटल टी करते u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर बराबर 0।
माइनस हाफ जी टी बराबर 0। तो या तो टी इक्वल टू 0 ही तो हो गया, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी बराबर 0। तो टी का वैल्यू कितना होगा, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। यही हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या बताया था डिफिनेशन, कि जब रीच कर जाए फिर से जमीन पर आ जाए, तो वो टाइम कितना होगा 2u साइन थीटा बाय जी। अब है तुमको मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब कि ये जो तुमको है कितना मैक्सिमम हाइट तक ये गया, ये पार्टिकल देखें, ये तुम्हारा है, ये हो गया मैक्सिमम हाइट है तुम्हारा। ये मैक्सिमम हाइट में उस समय क्या देखें, ये मैक्सिमम हाइट पे कब होता है, जबकि इसका वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है ये वी वाई ये 0 हो जाए। वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या जाए 0, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं होता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज यू कॉस थीटा बरकरार रहता है। तो एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी बिकम्स 0। तो इसको लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, at maximum height वी वाई इक्वल टू 0, यही है तुम्हारा। तो वी वाई 0 है तो वो कब होगा, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमको एच एस निकालना है, और हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है कि यू वाई हमको पता है, यू साइन थीटा। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, थर्ड इक्वेशन है हमारा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू कैपिटल डायरेक्शन वेलोसिटी। तो ये 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच। तो h बराबर क्या होगा तुम्हारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये होगा तुम्हारा मैक्सिमम हाइट, इट इज दी मैक्सिमम हाइट जहां तक ये जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0, नॉट टोटल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज यू कॉस थीटा, वो हमेशा वही रहता है। अब दूसरा है तुम्हारा, इसके अलावा जैसे कह सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गया, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं। ये मैक्सिमम हाइट हो गया, ये तुम्हारा यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया, इसको हम लोग क्या कहेंगे रेंज, आर से डिनोट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रेंज भी कह सकते हैं या रेंज। तो यहां पर लिखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज यहां निकाल देते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। द डिस्टेंस covered by projectile in horizontal direction during time of flight is called horizontal range, is called horizontal range। तो जितना डिस्टेंस ये कवर किया हॉरिजॉन्टल में वो क्या होगा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एक्स डायरेक्शन में जो चलेगा दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा यू कॉस थीटा इंटू टी था तुम्हारा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे तुम्हारा टाइम फ्लाइट में गया होगा तो वो उसको तो हम लोग आर कहेंगे। आर इक्वल टू क्या होगा यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी। तो आर इक्वल टू क्या होगा यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय जी। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा। तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये हो गया रेंज, ये क्या होगा तुम्हें रेंज हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज हो गया ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब है तुमको एक और कहते हैं हम लोग इक्वेशन, तुम्हारा जो कहते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ कह सकते हो प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन है वो कैसा होगा, जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं। कैसा इसका पाथ का इक्वेशन, जो कि कहते हैं इस तरह का कर्व को जिसको हम लोग पैराबोलिक कर्व भी कहते हैं, जिसका पैराबोलिक कर्व का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसका जैसे एक्स और वाई कंपोनेंट हमको निकला हुआ है तो दोनों में रिलेशन टाइम निकाल के उसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।
ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए क्या करेंगे इसको एक्स डायरेक्शन में कितना तुमको चला वाई में, तो इसको जो है यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट इसे तो समझ में आ गया, टाइम प्लस फ्लाइट जैसे अभी तक का रिपीट कर देते हैं, तो इसको फिर मिटाते हैं। जैसे कि यू इधर जा रहा है, इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आ गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यू कॉस थीटा हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट इसका यू साइन थीटा। एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन ऑलवेज जीरो होता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो कोई एयर फ्रिक्शन को कंसीडर ना करें तो क्या हो गया, एयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सलेशन जीरो होता है, और वाई डायरेक्शन में क्या नीचे की ओर लगता है, जिसको माइनस जी भी कर सकते हैं अगर देखें तो, ये इसका एक्सलेशन रहता है नीचे की ओर। इसलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहता है, यू कॉस थीटा ही बरकरार रहता है ड्यूरिंग होल मोशन। और यहाँ तक मैक्सिमम हाइट पे जहाँ पे होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज यू कॉस थीटा रहता है हर जगह, ये अनचेंज होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं हम लोग, जितना टाइम के बाद ये लौट के पुनः जमीन पे आ जाए। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका जो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने जीरो कर दिया। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर दिया गया, वाई डायरेक्शन का यू हो गया यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी नीचे क्यों होता है एक्सलेशन, तो उससे टी का वैल्यू कितना आ गया 2u साइन थीटा बाई जी, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद था मैक्सिमम हाइट निकालना, कितना मैक्सिमम हाइट का, जहां पर वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वाई कंपोनेंट वी वाई जीरो हो गया, यू का वाई कंपोनेंट जो तुम्हारा था इनिशियल भेजेगा यू साइन थीटा, और जी तो नीचे लग ही रहा है माइनस हो जाएगा, तो ये एच का वैल्यू निकल गया वी वाई वी स्क्वायर वाई और यू स्क्वायर प्लस 2a से मैक्सिमम हाइट, कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, जिसका वैल्यू आ गया वी वाई बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2j। तीसरा था एक हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान ये कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये तुम्हारा का यू कॉस थीटा हमेशा इसका स्पीड रहता ही है, और टाइम ऑफ फ्लाइट टी से गुना कर दिए, टी तो यहाँ पे है ही। और इसमें देखोगे टाइम ऑफ एसेंट जो होता है, ऊपर जाने में लगा समय, ये कितना होगा, अगर कोई चाहे कैलकुलेट करना टाइम ऑफ एसेंट कितना है ऊपर जाने में लगा समय, तो जैसे कि कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, चलो इसको तो मिटा भी सकते हो, कोई हर्ज नहीं, इस समय रेंज वगैरह सब तो पता चल ही गया होगा। चलो फिर से एक बार कर लेते हैं। टाइम ऑफ एसेंट मतलब हो गया ऊपर जाने में कितना समय लगा, टाइम ऑफ डिसेंट इसमें दो तरह का टाइमिंग है, एक बार ऊपर जाता है और एक बार बॉडी नीचे आता है, तो इसमें दो तरह के टाइम होते, टाइम ऑफ ऊपर जाने में लगा समय कितना है और नीचे आने में समय कितना लगा, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया जा सकता है। चलो पहले निकालते, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब यह हो गया कि मतलब इक्वेशन इसका एक्स वाई के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एक्स डायरेक्शन हुआ जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, वर्टिकल में वाई हुआ, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो इसको जैसे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी में क्या हुआ तुम्हारा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी, तो टी का वैल्यू क्या हो गया एक्स बाय यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू हो गया x बाय माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये क्या है, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये पैराबोलिक पाथ हुआ, पैराबोलिक पाथ। तो ये जो पाथ है ये कैसा पाथ है, जैसे अभी बता रहे थे, इट इज पैराबोलिक पाथ, इसको क्या कहेंगे हम लोग पैराबोलिक पाथ। तो कहने का मतलब ये किसी भी टाइम टी पर इसका एक कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में ये रिलेशनशिप आ गया, तो जिसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब जैसे टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, जैसे टाइम ऑफ एसेंट ASCENT, तो ऊपर जाने में कितना समय लगा देखो, तो ऊपर जाने में जो हाईएस्ट पॉइंट है वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो हो गया, यू वाई जो है यू साइन थीटा है
और एस्लेशन जो है ए वाई बराबर माइनस जी है। तो इसकी इक्वेशन निकल जाएगा वो टाइम वी वाई इक्वल्स टू यू का वाई कंपोनेंट प्लस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी टाइप्स निकल जाएगा। तो ये 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी, इस टाइम ऑफ एसेंट को टी ए लिखो, तो टी ए इक्वल टू क्या होगा यू साइन थीटा बाय जी। तो टाइम ऑफ एसेंट यू साइन थीटा बाय जी होगा। तो ये हो गया यू साइन थीटा बाय जी। तो ये तुम्हारा हो गया। द टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा तुम्हारा टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ DESCENT, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टोटल टाइम माइनस टाइम ऑफ एसेंट, 2u साइन थीटा बाय जी माइनस u साइन थीटा बाय जी, दैट्स इक्वल टू क्या होगा u साइन थीटा बाय जी। तो टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम एसेंट इक्वल होता है, जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। ये तुम्हारा टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट, और ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये सब तुम्हारा प्रोजेक्टाइल जुड़ा हुआ है, मोशन हो गया। तो अक्सर इस सब टाइप का जो मोशन को डील करने के लिए हम लोग जैसे कि एक्स कंपोनेंट जान ही रहे हैं, एक्स का डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन की फार्मूला पर आ सकता है उसको फार्मूला पर ही बना सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस में देता हूँ, इसमें एग्जाम्पल जैसे कि एनसीईआरटी से पहले ले लेते हैं, फिर एक्सटेर्मा बुक से भी कुछ ले लेते हैं, और उसी को मिला करके कुछ एग्जाम्पल्स में दे देता हूँ, जिसको कि और कुछ जो है तुमको राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह भी बना सकते हो तुम। उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन वगैरह, पहले कुछ एग्जाम्पल के रूप में कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। एनसीईआरटी का जैसे एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन पर, 4.7, 4.8 एंड 4.9। एस्टेर्मा के बुक में भी है। तो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में जो तुम्हारा क्वेश्चन है मोशन इन 2 डायमेंशन 32 नंबर से, प्रेसिडेंट मोशन जो एक्सरसाइज है एस्टेर्मा बुक में 32 से शुरू होता है। उसमें 32 से लेकर के अबाउट 44-45 तक क्वेश्चन है, 44 तक प्रोजेक्टाइल मोशन 45 तक है। एस्टेर्मा बुक में 32 से 45 तक क्वेश्चन इसमें ट्राई कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन तो कुछ मैं क्वेश्चंस बता देता हूं। तो 4.7 नंबर जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एग्जाम्पल, मतलब एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.7, देखो इसको पहले डील करते हैं। 4.7 इसमें गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट की चर्चा की गई है कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री प्लस थीटा हो, 45 या 45 डिग्री या थीटा प्लस 45 डिग्री हो जाए, या थीटा में 45 डिग्री माइनस कर दें, तो उसका रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैलीलियो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो, उसको 45 डिग्री से प्लस कर दिया जाए और 45 डिग्री से उसको माइनस कर दिया जाए। तो कहने का मतलब एक बार जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन R इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अगर चेंज किया जाए 45 डिग्री प्लस थीटा या 45 डिग्री माइनस थीटा, तो दोनों स्थिति में रेंज जो होगा हॉरिजॉन्टल रेंज उसका हमेशा सेम रहता है। गैलीलियो ने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा था, तो उसको प्रूव करना है तुम्हें। तो साइन 2 थीटा बाई जी, ये तुम्हारा R रेंज का भी जो फॉर्मूला मैंने निकाला था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये तुम्हारा सेम रह जाएगा इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इंक्रीज बाय 45 डिग्री और या डिक्रीज बाय। तो एक बार लेते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 1 इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस अल्फा कर देते हैं एक बार 45 डिग्री माइनस का अल्फा कर देंगे। तो रेंज क्या हो जाएगा तुमको, R1 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री प्लस अल्फा बाय जी। R1 बराबर यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा 1 बाय जी। तो रेंज तुम्हारा क्या होगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ही होता है, तो यू स्क्वायर साइन कॉस 2 अल्फा बाय जी। ये होगा रेंज का वैल्यू। चलिए, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 माइनस थीटा, इफ एंगल ऑफ
प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री माइनस अल्फा, 45 डिग्री से इसको माइनस कर दिए तो R2 क्या हो जाएगा देखते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई जी। तो R2 बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा बाई जी। तो R2 बराबर यू स्क्वायर cos 2 अल्फा बाई जी साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट R1 इज इक्वल टू R2। तो दोनों स्थिति में रेंज क्या होगा इसका, सेम होगा। जैसे कि इसके कहने का मतलब है 45 डिग्री प्लस 15 दैट इज 60 डिग्री आपका 60 डिग्री से आप फेंकें या 45 डिग्री माइनस 15 दैट इज 30 डिग्री से, दोनों स्थिति में रेंज क्या आएगा आपका, सेम आएगा। मतलब ये हो गया किसी प्रोजेक्टाइल को अगर हम लोग थ्रो करें तो ये 30 डिग्री से आप फेंकेंगे तो रेंज, और 60 डिग्री से फेंकें तो रेंज, दोनों रेंज क्या होगा आपको समान होगा। इसका कहने का यही मतलब है। तो रेंज दोनों स्थिति में सिंपल सेम आता है। दोनों का सम जो है 90 डिग्री हो जाना चाहिए तो आपका सेम आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 4.7 नंबर था। तो एनसीईआरटी का देखते हैं 4.8 नंबर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। उसमें है तुमको एक हाइट से, जिसका हाइट एक क्लिफ है, चोटी पर से एक पहाड़ का चोटी है, वहां से क्या करना है, पहाड़ का क्लिफ है और वहां से या स्टोन है तुमको, जहां पर से क्या करना है हम लोग हिल। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.8 इसको देख सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन को रीड कर सकते हो बुक्स को खोल करके। तो उसमें 490 मीटर के हाइट से एक क्लिफ पर कोई चढ़ के एक u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड से इसको थ्रो किया गया एक स्टोन को। तो यहां से ये कहाँ जाएगा, कितना टाइम में जमीन पर आ जाएगा। तो ये कितना है, इसका हाइट है 490 मीटर और यहां से हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो किया गया 15 मीटर पर सेकंड से। तो ये जाएगा कि ये स्टोन तो जी के कारण क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली जाएगा नहीं, हॉरिजॉन्टली में ये जाएगा नहीं, क्योंकि जी लग रहा है तो धीरे धीरे इसका स्पीड नीचे की ओर इस ढंग से गिरेगा ये। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जाहिर है कि दो स्ट्रेट लाइन में नहीं है ये मोशन, ये भी वर्टिकल मोशन ग्रेविटी है, तो हमको दो एक्सिस की हेल्प लेनी होगी। और जाहिर है यहाँ से हमने कोई क्वेश्चन, जो भी हमने क्वेश्चन अभी जो फार्मूला बनाया था वो जमीन से जब फेंका गया था उसके लिए था, लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है कि वैक्स कंपोनेंट में तोड़ लें वाई, वो तो हमेशा परमानेंट रहेगा। तो इसको भी, और वाई डायरेक्शन हम चाहें तो हम नीचे भी ले सकते हैं, वाई कंपोनेंट वाई परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्स और वाई। तो जाहिर है यहाँ पर ओरिजिन सेटअप कर दिया ऊपर ही, और यहाँ पर इधर एक्स डायरेक्शन ले लिया, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं आप। और जाहिर जो फार्मूला बनाए थे वो तो मतलब डायरेक्ट जो है तुमको रेंज या वो सब फार्मूला लागू नहीं होगा यहाँ। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। टाइम तो जाहिर है कि जबकि जमीन पे पहुंचेगा तो 490 मीटर नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा। तो अगर हम वाई एक्सिस ऊपर मानते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट 490 नीचे की ओर हो जाएगा, तो इधर की तरफ हो जाएगा। तो हम नीचे ही वाई डायरेक्शन अगर कैलकुलेट कर दिए, एज्यूम किए, तो हमको क्या, जब जमीन पे ये पहुंचेगा तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता होगा वाई डायरेक्शन 490 मीटर है। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन नीचे की ओर ही हमारा वाई डायरेक्शन है, तो दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जी के वेरी बराबर आएगा प्लस जी इक्वल्स टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और u का जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल में फेंका गया है, तो जाहिर है वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, जीरो है उसका, मतलब u इंटू कॉस 90 कर सकते हैं। कंपोनेंट निकालने के लिए कॉस 90 क्या होगा, जीरो हो गया। जैसे कि इसको चाहें तो 15 कॉस 90 भी लिख सकते हैं इसको, उसके बाद दैट इज जीरो हो जाएगा ये उसको 15 इंटू कॉस 90 डिग्री दैट्स इक्वल टू जीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोगों के पास क्या है, यहाँ से टाइम इसको निकाल सकते हैं हम लोग, कितना टाइम में गिरा, तो टाइम ऑफ नीचे गिरने का टाइम क्या आ जाएगा हमको पता चल जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है तुम्हारा ए पार्ट में। तो यहां पर देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए क्या होगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट इंटू टी स्क्वायर। तो 490 मीटर इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो 490 इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 बाय 4.9 इंटू क्या हो गया, ये 10 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100
तो t इज इक्वल टू √100 मतलब 10 सेकेंड। तो t का वैल्यू 10 सेकेंड में जमीन पर ये लौट आएगा। ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट ये क्वेश्चन का है कि यहाँ पर आकर के इसका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसका वेलोसिटी v बताएं, v व्हेन इट रीचेज ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेज ग्राउंड। तो इसमें वेलोसिटी तुम्हारा निकालने के लिए इसका x कंपोनेंट है vx इज इक्वल टू क्या होगा ux प्लस axt, टाइम तो हमारे पास पता है इक्वल 15, एक्सलेशन ही एक्स कंपोनेंट में नहीं है, इंटू 10 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड ही रहा। तो ये तो हमेशा हॉरिजॉन्टल में एक्सलेशन नहीं काम करता, इसलिए हॉरिजॉन्टल में हमेशा हर जगह 15 मीटर पर सेकेंड है। और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दे तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 9.8, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। तो वी वाई इज इक्वल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये जो वेलोसिटी हो गया तुम्हारा ये 98 मीटर पर सेकेंड इधर कंपोनेंट है, ये 15 मीटर ऑलवेज बरकरार है। तो ये तुमको इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये देखते हैं, ये वेलोसिटी का रिजल्टेंट हो जाएगा इधर, ये 98 मीटर पर सेकेंड इधर और ये 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी क्या होगा ये निकालना है हमको। तो v इज इक्वल टू क्या होगा √98 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 98 का मतलब क्या होगा 10,000 माइनस 2 इंटू 10,000, 98 इंटू 98 कर रहे हैं ना, 2 इंटू 400 माइनस तो और 0 तो 9604 प्लस 225 9829 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इक्वल टू 99 मीटर पर सेकेंड करके 99 में। और एंगल क्या बनाया हुआ है, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल देखें तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा इक्वल्स टू 98/15। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 98/15 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बनाएगा, ये हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बनाएगा ये। अब है तुमको इसके बाद है तुम्हारा वैल्यू क्या है तुम्हारा 98/25 दैट इज अबाउट 3.9 समथिंग हो जाएगा तुम्हारा 10 इनवर्स में। तो ये जाहिर है कि तुम्हारा वेलोसिटी निकल गया। अब ये कितना, अगर देखो तो अब तुम्हारा क्वेश्चन तो यहीं तक है, अगर कोई पूछता कि इसमें कितना दूर जाके ये गिरा, तो एक्स डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट है निकाल देंगे 10 सेकंड में, जो कि क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन अगर निकालना चाहेंगे तो एक्स डायरेक्शन जो तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन था यहीं तक है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालना है तो यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 15 है, आई इंटू टाइम 10 है, तो 150 मीटर जाके गिरेगा, क्योंकि एक्सलेशन तो लगेगा नहीं। तो एक्स इक्वल टू क्या लग सकता था यू एक्स इंटू टी। तो ये 15 है इंटू 10 दैट इज 150 मीटर। तो ये कंपोनेंट पार्ट नहीं है, बना सकते हैं इसको 150 मीटर। तो जाहिर है कि तुम समझ में आ गया होगा कि दोनों कंपोनेंट जो भी चाहे हम कंपोनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा तुम्हारा ये 4.8 नंबर एग्जांपल वही बन गया तुम्हारा, जो कि पहले निकाला टाइम निकालने में क्या हमने देखा कि टाइम निकालने के लिए ग्राउंड जो है तुम्हारा ग्राउंड की तरफ डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, और इससे हम लोग क्या निकाल दिए यू एस और यू टी प्लस हाफ स्क्वायर का हेल्प लेके टी का वैल्यू निकाल दिए। और जब वेलोसिटी निकालना था हमको तो वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट हमने निकाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज 15 मीटर पर सेकंड ही रहेगा क्योंकि एक्सलेशन नहीं है, और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने क्या किए वी बराबर यू प्लस 80, तो जो कि जी का है तुम्हारा 9.8 इंटू 10 तो 98 मीटर पर सेकंड, और दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया जो वेक्टर की मदद से। तो ये तुम्हारा निकल गया वेलोसिटी का। तुम्हारा तीसरा एग्जांपल है तुमको जिसमें जो 4.9 है तुमको एनसीईआरटी का, उसमें दिया हुआ है तुमको कि एक प्रोजेक्टाइल को क्या किया गया, तुमको फेंका गया है, एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसका, और 28 मीटर पर सेकंड का उसको स्पीड दिया गया है। तो उसका बताना है तुमको कि प्रोजेक्टाइल को कितना मतलब मैक्सिमम हाइट क्या होगी उसकी, या रेंज निकालना है, या वेलोसिटी क्या होगी, जाएगा फार्मूला पर आ जाएगा तुम्हारा, ये फार्मूला पर आ जाएगा तुम्हारा। अभी जो एग्जांपल हमने बताया 4.8 इसी से मिलता जुलता एग्जांपल है, ये 4.8 से मिलता जुलता एससी वर्मा बुक का, एससी वर्मा बुक का तुम देखोगे 32 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का है लगभग, तुमको 35 नंबर भी क्वेश्चन बहुत कुछ मिलता जुलता है। ये दोनों क्वेश्चन इसी पर जो कभी 4.8 एग्जाम्पल से मिलता जुलता है, एग्जाम्पल 4.8 एनसीईआरटी का जो भी सॉल्व किए उसी से मिलता 32 और 35, ये दोनों क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। और 33 नंबर एससी वर्मा बुक में जो है वो बिल्कुल दिया हुआ है किस पर, फार्मूला बेस्ड है, जिसको तुम फार्मूला भी लगा करके जो फार्मूला भी डिराइव किए थे टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल रेंज उसके आधार पर बना सकते हो।
4.9 भी बिल्कुल क्या है, तुमको फार्मूला बेस्ड ही है, तो जिसमें कि तुमको 30 डिग्री प्रोजेक्शन एंगल है और उसमें मैक्सिमम हाइट पूछा गया और वेलोसिटी भी वगैरह पूछा गया है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.9। तो इसमें देखो क्या है तुम्हारा, इसमें तुम्हें दिया हुआ है कि u दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकेंड, प्रोजेक्शन क्या किया गया थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा ये निकालना है और वेलोसिटी निकालना है तुम्हारा। तो ये जैसे कि ये इस ढंग से तुम्हारा प्रोजेक्ट किया गया, तो यहाँ पर है तुम्हारा, तो ये मैक्सिमम हाइट क्या होगा ये निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो कि या तो फार्मूला याद हो फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, और नहीं फार्मूला याद हो तो वेलोसिटी यहाँ पर जाकर क्या बन जाएगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इस बात को हमको पता हो तो यहाँ पर जो है ये थीटा एंगल है तुम्हारा, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू वाई स्क्वायर प्लस 2y ए वाई इंटू कैपिटल वाई, तो ये 0 हो जाएगा वर्टिकल एट मैक्सिमम हाइट, और ये होता है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच, तो h इक्वल टू फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो दैट्स इक्वल कितना हो गया 28 है तुम्हारा, u का वैल्यू 28 का स्क्वायर इंटू साइन कितना हो गया तुम्हारा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। अब बाई क्या होगा तुम्हारा, जी का वैल्यू 9.8, या निकाल सकते टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना तो क्या निकाल सकते हैं 2u साइन थीटा बाई जी, तो ये सब फार्मूला को पुट कर देंगे। रेंज निकालना होता तो कौन सा फार्मूला दी, मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए y को 0 कर देते हैं, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला यही याद होगा, ये फार्मूला बेस्ड ही है। और रेंज निकालना हो तो क्या ले लेते हैं, रेंज जैसे निकालना नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन में, टू स्क्वायर 2 साइन 2 थीटा बाई जी फार्मूला बैठाइए, आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से फार्मूला क्या कर सकता है, बनाया जा सकता है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, तुम अपना किताब से बना सकते हो इसको। और तुमको जहां तक है एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी एक आध क्वेश्चन देख सकते हैं। और अगला जो कि तुम्हारा है, जैसे कि तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे इसको अटेम्प्ट करोगे, ऐसे एनसीईआरटी बुक में भी तुम्हारा दिया हुआ है, और भी क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, और ऐसे बुक में भी तुमको क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे मैंने बताया 32 35 का तो लगभग बन ही जाएगा तुम्हारा। और भी क्वेश्चंस हैं उसमें जिसको कि सॉल्व किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे एक थ्योरी है तुम्हारा मोशन, मतलब कि हर जब हॉरिजेंटल प्लेन इंक्लाइंड प्लेन से पर जब थ्रो करें, जो कि तुम्हारा दिया हुआ 30 नंबर एग्जाम्पल ऐसे में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। जब क्या होगा तुम्हारा, अगर इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन कर प्रोजेक्टाइल करेंगे तो उसमें क्या होगा तुम्हारा, इंक्लाइंड प्लेन पाने के लिए दो मेथड है, इंक्लाइंड प्लेन का जो कि तुम्हारा मोशन का, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह का, इसका चर्चा हम लोग आगे के लेक्चर, जो कि तुम्हारा एनसीईआरटी के बाद का जो लेक्चर है उसकी में हम लोग कर सकते हैं, मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन से प्रोजेक्शन का। तो ये एडिशनल टॉपिक का जो है लेक्चर बाद में बना देंगे उसका वीडियो। और जो भी तुम क्वेश्चंस बनाओगे ऐसे बुक से, और इसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो तुम हमसे पूछ भी सकते हो। राइशुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और जिस भी क्वेश्चन को पूछने में दिक्कत हो रहा है, जिस क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत होती है, जो भी कंसेप्ट समझ में नहीं आती, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी, उसमें एनसीईआरटी उसमें सारे नोट्स भी मिल जाएंगे तुम्हें, फिजिक्स केमिस्ट्री के तो पूरा नोट्स भी मिल जाएंगे तुमको, सारे जो डाउट क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे तुमको, और तुमको जितने भी क्वेश्चन बनाने के लिए तुम चाहो, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, ये सब क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, उस ऐप की मदद से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। तो इसी तरह से लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।